नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, जहां पर देहरादून सचिवालय में ये बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो बड़ी खबर, देहरादून सचिवालय में ये बैठक हो रही है, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, देहरादून सचिवालय में ये बैठक हो रही है, जहां पर बता दें कि सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, जहां पर बता दें कि देहरादून सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इतना ही नहीं, सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की ये बैठक जारी है, देहरादून सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। इसके अलावा तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और कई प्रस्ताव इस बैठक में आए भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवन प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से ये भी अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, जहां पर नदी नालों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में स्कूलों की छुट्टी भी है। आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी जो स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनकी छुट्टी आज कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम की मार यहां पर उत्तराखंडवासी झेल रहे हैं, इसको लेकर अब आखिरकार सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि नदी नालों के किनारे पर कोई न जाए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जहां पर आपदा प्रबंधन विभाग ने भेजा है चेतावनी पत्र। जिला अधिकारियों को मिली है बारिश की चेतावनी, जहां पर भारी बारिश के चलते नदियों का बढ़ा है जल स्तर। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है। ऐसे में लगातार लैंडस्लाइड, पहाड़ टूटने, तमाम यहाँ पर आपदाएं आ रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही नदी नालों के आसपास जाने के लिए भी लोगों से अपील की है कि वो आसपास ना जाएं। उत्तरकाशी में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नालों में जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन की घटनाओं के चलते आम जन की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित कर दी है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी इस दौरान अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें और बच्चों को सुरक्षित रखें। तो धराली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि लगातार बारिश होने के बावजूद यहां पर 1000 से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी और जो मजदूर हैं वो मदद कर रहे हैं। यहां अगर बात करें तो कल वहां बना हुआ पुल ठीक कर दिया गया है, जिससे कि रास्ता भी पूरे तरीके से खुल गया है। बिजली, पानी और फोन जैसी सुविधाएं भी यहां पर ठीक कर दी गई हैं। माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी अब काम कर रहा है। हर्षिल में बनी झील का पानी कम करने के लिए भी यहां पर काम चल रहा है। वहां पर पानी 2 फीट घट गया है। आगे भी राहत का काम जारी रहेगा। सरकार और प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद के लिए पूरी मेहनत कर रही है। धराली में अभियान कल चलता रहा, अभियान ठप नहीं था, दिन भर अभियान चला। 1000 हमारे अधिकारी कर्मचारी और
काफ़ी संख्या में मजदूर सबके माध्यम से वहाँ लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जो लिंचागाड़ में हमारा पुल का काम था, पुल का काम पूरा हो गया, पुल पे यात्रा सुचारू कर दी गई थी, बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है, पानी की व्यवस्था बहाल कर दी गई है, संचार व्यवस्था बहाल कर दी गई है। एक वहाँ माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, उसको सुचारू कर दिया गया है। रोड जो थोड़ा सा छील शायद बन रहा था, उसको खोलने के लिए 30 लोगों की कमेटी कल बना दी गई है, 30 लोगों को भेजने की व्यवस्था कर दी गई थी। हालांकि वो पहुंच नहीं पाए, जो आसपास के लोग थे वो पहुंचे, बाकी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। उसमें भी काम शुरू कर दिया गया है। झील का तो धराली में आई भारी तबाही में 40 होम स्टे, होटल और कई लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए हैं। सरकार ने नुकसान का पता लगाने के लिए एक टीम बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहने पर यह टीम तय करेगी कि किसे कितना मुआवजा मिलेगा। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि हर प्रभावित व्यक्ति को 5 लाख रुपए राहत के तौर पर दिए जाएंगे। सोमवार को कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए। तो धराली आपदा में 40 होम स्टे, होटल पूरे तरीके से तबाह हुए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने नुकसान का आकलन भी शुरू कर दिया है। टीम भी बनाई गई है जो कि पूरे तरीके से आकलन करेगी। वहीं प्रभावितों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि भी यहां पर दी गई है। उन्हें चेक वितरित किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। तो कुल मिलाकर लगातार शासन प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह से प्रभावित हर्षिल धराली क्षेत्र के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए कर्नल अजय कोठियाल को जिम्मेदारी सौंप दी है। जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कर्नल अजय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कर्नल अजय कोठियाल पहले भी केदारनाथ आपदा पुनर्निर्माण में भी अपनी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं। अब उन्हें इसी जुनून और समर्पण के साथ हर्षिल और धराली को भी फिर से बसाने का काम सौंपा गया है। तो कर्नल अजय कोठियाल को बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी गई। सीएम धामी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है धराली के पुनर्निर्माण राहत कार्यों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। हर्षिल धराली को फिर से बसाने का कार्य उनको सौंपा गया है। इससे पहले देखा था जब केदारनाथ में आपदा आई थी, उसकी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई थी अजय कोठियाल ने। और अब देखिए एक बार फिर से हर्षिल और धराली में जिस तरीके से आपदा आई है, इसको एक बार फिर से बसाने को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वहाँ पे जो लोकल दबे हैं और जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रखे थे, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, होटल रिजॉर्ट वहाँ बन रखे हैं, उसमें अलग अलग जगहों से आके ना लोग काम करते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम निकालने का प्रयास करें। उसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंस है कि अभी कुछ समय के बाद में जैसे ही मानसून खत्म होता है तो 4 धाम यात्रा तो शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम में दुनिया भर से जो श्रद्धालु एक भावना के साथ में आते हैं, उसको कैसे हम श्रद्धा को मेंटेन कर सकें, यात्रा को अनइंटरप्टेड कैसे बना सकें। तीसरा इम्पोर्टेंस है वो है इंडियन आर्मी के साथ में जुड़ करके, क्योंकि यही रास्ता है जो कि हमारे पूरे चीन बॉर्डर जो उत्तरकाशी वैली में आगे पड़ता है, जादूंग, निलोंग और जितने भी एरियाज हैं उनको कनेक्ट करता है। इस रास्ते को कैसे उसके लिए मेंटेन करा जाए। चौथा इम्पोर्टेंस हमारा है कि हर्षिल का ये जो धराली का जो एरिया है, ये ना एक बहुत इम्पोर्टेंस टूरिज्म के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छा एक मॉडल बनता जा रहा था। अब लोगों का ना सब खत्म हो गया है वहाँ पे। तो चलिए आगे बात कर लेते, जहां पर इशिता सजवाड़ निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। कोट जिला पंचायत सीट से सदस्य चुनकर आई इशिता सजवाड़ सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य यहां पर अध्यक्ष बनी है, जिससे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत ने बताया है कि इशिता प्रदेश सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। तो वहीं नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाड़ ने कहा कि वो विकास को लेकर काम करेंगे और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का पूरे तरीके से कार्य करेंगी। ये कि सब मुझसे बड़े हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सबसे अच्छी जो पढ़ाई होती है, सबसे अच्छी जो शिक्षा होती है वो अपने आसपास के लोगों से ही सीखी जाती है। तो मेरा सौभाग्य है कि सब मुझसे बड़े हैं और मैं सबसे सीखना चाहूँगी और मैं चाहूँगी वो मुझे गाइड करें, मेंटोर करें। तो ये मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि सब मुझसे बड़े हैं और मैं पार्टी के और जो मेरे बड़े हैं उनके नक्शे कदमों पर चलूँगी और अपने ज़िले के लिए जो भी सबसे अच्छा हो सके, मैं चाहूँगी कि हम अपने ज़िले का चौमुखी विकास करें इन 5 सालों में।
तो उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत कर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को महिला सीट घोषित किया गया है। वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अधिकारियों के बलबूते खुद को मजबूत करने में जुटी है। यहां तक कि धन बल का लालच देकर भी निर्दलीय प्रत्याशियों को बीजेपी अपने पाले में ला रही है। जिला पंचायत में नामांकन हो गया है और नामांकन के बाद जो स्थिति है वो बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस जिला पंचायत का चुनाव जीतने जा रही है। कैसे चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दावा करने के लिए कुछ और नहीं, वो तो ये समझते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से और धनबल के माध्यम से शायद संभवतः वो जीत जाएंगे। लेकिन हम विपक्ष में है और विपक्ष में जो है जनपद देहरादून के अंदर जो है बहुत उम्दा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो उधर ऋषिकेश के नीलकंठ मार्ग पर गरुड़ चट्टी के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने से सड़क पर खड़ा एक ट्रक गंगा नदी में समा गया। ट्रक का टायर फटा हुआ था, उसे बदला जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। ट्रक के साथ काम करे 2 युवक भी लापता हो गए हैं, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच कर लापता लोगों की तलाश में जुटी है। मलबा गिरने से नीलकंठ मार्ग कुछ समय के लिए बंद हो गया था, जिसे अब साफ किया जा रहा है। दिनेशपुर से खबर है अब कि बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार चौहान के नेतृत्व में भी टीम ने दिनेशपुर के कई इलाकों में छापा मारा। इस दौरान कई जगहों पर बकाया बिल न भरने वालों की बिजली काट दी गई है और कुछ लोगों को बिजली चोरी करते हुए भी पकड़ा गया है। एसडीओ ने बताया कि अभियान शाम तक चलेगा। जिन लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग की इस कार्रवाई का मकसद बिजली चोरी को रोकना और लोगों को बिल समय पर भरने के लिए जागरूक करना है। अभी लगभग 3 आदमियों को जो है बिजली चोरी करते हुए दिनेशपुर शहर में पकड़ा है। अभी हमारी दिनेशपुर टाउन में और ट्रेनिंग चलेगी। शाम तक जो जितने भी होंगे उनके खिलाफ बिजली चोरी के धारा में जो है मुकदमा जो है थाने में दर्ज कराया जाएगा। तो ऋषिकेश के पास श्यामपुर खैरी कला गांव में सीआर ने कई बार लोगों पर हमला कर दिया है। इससे गांव वाले डरे हुए हैं। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी घायल हैं। लोग खेतों में काम करने से डर रहे हैं और बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे। वन विभाग को खबर मिलते ही उन्होंने सीआर पकड़ने के लिए पिंजरे लगाकर काम शुरू कर दिया है। गाँव में वन विभाग की टीम भी घूम रही है। ग्रामीण चाहते हैं कि सीआर जल्दी पकड़ा जाए ताकि गाँव में सब सुरक्षित रह सके। ये सीआर के बारे में ये है कि ये अक्सर जो है यहाँ को घूमता रहता है सीआर। आप इसको अभी दिन में देखोगे, दिन में भी होता है, रात में भी होता है, हर समय होता है। और ये जो पीछे हमारे खेत हैं, ये थोड़ा सा ढालदार खेत हैं, वहाँ नाला भी है, वहाँ पे छुपने की भी उसके लिए जगह है, तो वो वहीं रहता है और कहीं नहीं जाता। और अक्सर जो है इस इलाके में घूमता रहता है, रात हो दिन हो। हमने तो अक्सर उसे दिन में भी देखा है। और नहीं, ऐसे तो हमने की नहीं, क्योंकि उसने आज तक तो कभी हमला किया नहीं था। लेकिन आज जो है मैं सुन रहा हूँ कि भाई हमारी भाभी जी जो है सरस्वती देवी, इनको काटा है और बहुत बुरी कदर से। अभी जिस तरह हाँ जी, पीछे खेत में किया। मैं घर पे थी, उन्होंने बोला तू घर जाके घर का काम थोड़ा करके आ जा, तब आना की थोड़ी देर में लेने। तो मैं गई तो उन्होंने उसकी गर्दन दबा रखी थी। तो पहले बहुत पीछे से बाल खींचे उनके और ऐसे लिटा दिया। फिर यहाँ पे चिपका हो तो यहाँ से मार, ऐसे लटक रखा था। फिर ओंठ में भी काट रखा था, दोनों हाथ इधर इतने से आधे आधे। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी ने बहुत मेहनत की है ताकि वो अपने उम्मीदवारों को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बना सके। खास करके टिहरी गढ़वाल में बीजेपी ने एक चाल चली। कांग्रेस के समर्थक एक उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी ने उसे अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे कि अब इसको लेकर कांग्रेस की जीत का मौका खत्म हो गया। इस तरह बीजेपी ने 5 जिला पंचायत अध्यक्ष और 16 ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी बिना मुकाबले जीत हासिल की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गलत तरीके अपनाने, पैसे के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि आरोप गलत है और लोग विकास के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ये उत्तराखंड की जनता ने उनके दावों पर एक तमाचा मारा है कि जिस तरह से वो पहले दावे कर रहे थे कि जिला पंचायत हो चाहे प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायतों की उनकी जीत हुई है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विकास के नाम पर अपना वोट दिया है और साबित चाहे हम ब्लॉक की बात करें चाहे जिला पंचायत की बात करें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट सपोर्ट किया है और बोर्ड बनाने का पूर्ण बहुमत दिया है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देहरादून के इस्कॉन मंदिर में पहली बार वृंदावन के राधा बाके बिहारी का फूल बंगला दर्शन होगा। मंदिर को हजारों किलो फूलों से सजाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे। कार्यक्रम सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा। इसमें महाअभिषेक, कीर्तन, विदेशी कलाकारों के नृत्य संगीत, भक्ति मेला और आध्यात्मिक गतिविधियां इसमें शामिल होंगी। श्रद्धालुओं से भी बड़ी संख्या में आने की अपील की गई है। इस बार का जो जन्माष्टमी उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत इस्कॉन की तरफ से बहुत ही अलग बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इस साल विश्व भर में युद्ध हो रहे हैं, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इस बार का जो जन्माष्टमी उत्सव होगा उसमें हम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करीब 3000 लोग हरे कृष्णा का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे विश्व शांति के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि जन्माष्टमी के दिन अगर 3000 लोग मिलकर पूरे विश्व के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे बहुत बहुत बदलाव आएगा। चलिए आगे बात कर लेते, जहां पर मलेशिया सिविल सेवा के 33 प्रशिक्षु अधिकारियों का दल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के तहत हरिद्वार पहुंचा। जिला प्रशासन ने विकास भवन में उनका पारंपरिक स्वागत किया है। कार्यक्रम में अधिकारियों को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं, भीड़ नियंत्रण और सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी दी गई। अंत में दल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार भी जताया। तो देखिए, भारत के प्रशासन को समझने आए ये अधिकारी, जहां पर चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर व्यवस्था की बात की जाए या फिर सुरक्षा की बात की जाए, किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, इन सभी पहलुओं पर यहाँ पर अनुभव साझा किए गए हैं। वैसे में हरिद्वार पहुंचे मलेशिया के प्रशिक्षु अफसर और यहाँ पर भारत के प्रशासन को समझने आए ये अधिकारी। मलेशियन सिविल सर्वेंट ये मिडिल लेवल के ऑफिसर हैं। ये 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें पहला हफ्ता जो है हम लोग मसूरी में ले जाते हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम लोग क्लासरूम में देते हैं। देन उसके बाद जो है आज से जो है हम लोग एक्सपोजर विजिटिंग का शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग अटैच करवा रहे हैं। और इस पे मेनली जो है इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कैसे टैक्स वसूल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद ये जो है ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है मलेशियन सिविल सर्वेंट के लिए। और एक प्रोग्राम और होना है, ये बेसिकली जो है आईटेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये प्रोग्राम हम लोगों को नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और न कि building in Malaysia. So we have 32 participants who involved in this course. So we are from Malaysia to learn, to get experience, to learn knowledge from India government. It's Faiza I'm from the Department of Atomic Energy Malaysia, under the Ministry of Science, Technology and Innovation. How do you this program? Yeah, I feel so many knowledge that I know about India and I know about culture, and I enjoy the time in India. And I will transfer my knowledge to my colleague in Malaysia, and I'm happy here. गुड गवर्नेंस में जो मलेशियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे जिनकी ट्रेनिंग हो रही थी, आज उनका डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेशन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में किया गया है। और उसमें उनको जो हमारे जिला प्रशासन, राज्य सरकार, भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं चलती हैं या कैसे गवर्नेंस होता है, इसके बारे में उनके साथ चर्चा की गई और उनका जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको भी आज यहाँ से साझा किया गया है। तो आने वाले समय में प्रदेश की राजधानी देहरादून का यहाँ पर कुठाल गेट, साईं मंदिर तिराहा, दिलाराम चौक, घंटाघर आपको अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। इन तमाम स्थलों पर देहरादून जिला प्रशासन सौंदर्यीकरण का कार्य करा रहा है, जो अब अंतिम चरण में है। और डीएम देहरादून सविन बंसल ने इन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। डीएम देहरादून सविन बंसल का कहना है कि इन स्थानों पर सबसे ज्यादा पर्यटकों की आवाजाही रहती है, जिनको ट्रैफिक से राहत मिले और साथ ही उत्तराखंड के बारे में भी वो जान सके, इसके लिए इन स्थानों का चयन किया गया है।
प्रोमिनेंट जंक्शंस हैं जहाँ से हमारे लोकल्स भी और सारे टूरिस्ट कम्यूटर्स पास करते हैं। तो ये निर्णय लिया गया था कि एक तो इनको चौड़ा करना है, क्योंकि ये प्रोमिनेंट जंक्शन है जहाँ से सारा ट्रैफिक कन्वर्ज करते हैं। मसूरी जाने वाला हमारा मेन शहर का ट्रैफिक या हमारे लोकल कम्यूटर्स, तो वहाँ पे उनको चौड़ा करने के साथ साथ हमको राउंड अबाउट्स देने थे जो ट्रैफिक को रेगुलेट करें, लाइफ सेफ्टी, ट्रैफिक सेफ्टी को एनहांस करें, और साथ ही उन स्पेसिस को हमें यूज़ करना था अपनी लोकल सांस्कृतिक धरोहर को डिस्प्ले करने के लिए। तो उसके लिए प्रथम चरण में हमने 4 जंक्शंस सेलेक्ट किए थे। कुठाल गेट में आपने स्वयं महसूस किया होगा कि राउंड अबाउट्स। तो साल 1947 एक सरहद खींची और लाखों जिंदगियां बिखर गई। घर छूटे, अपनों से बिछड़ने का दर्द मिला और आंखों में हमेशा के लिए बस की लहूलुहान यादें। आज 78 साल बाद काशीपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर वही दर्द, वही कहानी एक बार फिर याद की जाएगी। 14 अगस्त सुबह 10 बजे से काशीपुर के एक होटल में होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम। विभाजन विभीषिका से संबंधित जिनकी यादें हैं, जिन परिवारों की, विशेषकर विभाजन के समय जो दर्द हमारे परिवारों ने झेला और उस दर्द को देखने वाले, उस दर्द को जिनको दर्द से परिवार प्रभावित हुए, वो सब परिवार जो हमारे ज़िले के अंदर निवास करते हैं, उन सबके दर्द में शामिल होने के लिए हमने आग्रह किया था अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो पिछले वर्षों में यह कार्यक्रम रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर सब जगहों पर संपन्न हुआ। तो हमारा आग्रह था कि काशीपुर की जमीन पर भी हमारे ऐसे परिवारों का दुख दर्द बांटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपनी संस्तुति दी है, हमें अपना समय देने के लिए हाँ की है, जिसके कार्यक्रम के संयोजक के रूप में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।